लो पेपर सिर्फ देने जाना है या पास भी करना है। जी चैप्टर 1, 3 और 14 में कोई मसले मसाइल जिसका आज आप लोग टेस्ट दे रहे हो। चैप्टर 1, 3 और 14 किसी ने जाके प्रिपेयर किया होगा, किसी ने तो किया होगा ना। चैप्टर 14 का जो लेटेस्ट अटैम्प्ट का क्वेश्चन है देखेंगे ज़रा। चैप्टर 14 लेक्चर नंबर क्या आज हमारा 62, 63। जी चैप्टर 14 का लेटेस्ट अटैम्प्ट का क्वेश्चन एथिक्स से रिलेटेड कोई 13 नंबर का क्वेश्चन था। योर फर्म हैज़ बीन अप्रोच्ड बाय रिसेंटली फॉर्म्ड आईटी कंपनी Data Technology Limited DTL for appointment as its statutory auditor. DTL is mainly owned by 3 foreign companies who are all registered abroad in tax haven countries. Your firm does not have any experience of auditing an IT company. In the light of codes of ethics for chartered accountants, identify the threats to the fundamental principles and discuss how your firm would evaluate these threats in the context of accepting the client and engagement. Also briefly discuss the safeguard available to your firm to address the threats. Threat क्या क्या है? कंपनी का सिस्टम जो है वो आईटी बेस्ड है, दूसरे कंट्री में जाके ऑडिट करना है तो कंपिटेंस का इशू हो सकता है, और अगर कंपिटेंस इंश्योर किए बिना आप ऑडिट करने जा रहे तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, जिस सूरत में इंडिपेंडेंस ऑब्जेक्टिविटी इफेक्ट हो सकती है। क्या ख्याल है? आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है आईटी कंपनी का ऑडिट करने का, एक्सपीरियंस नहीं है आईटी कंपनी का ऑडिट करने का, तो ड्यूरिंग वर्क जो है ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस आपका वर्क प्रेशराइज भी हो सकता है, उस सूरत में इंटिमिडेशन थ्रेट भी राइज हो सकता है। दूसरे कंट्री में जाके ऑडिट करना है और आईटी सिस्टम जो कि एक एक्सपेंसिव सर्विसेज होती हैं, तो फी डिपेंडेंसी की सूरत में सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट भी आ सकता है। मीन ये तो कोई 3 थ्रेट हम बता सकते हैं। एक तो ड्यू टू लैक ऑफ कंपिटेंस सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, दूसरा फी डिपेंडेंसी की वजह से सेल्फ इंटरेस्ट प्लस इंटिमिडेशन आ सकता है, और तीसरा नॉलेज ना होने की सूरत में वर्क प्रेशराइज हो सकता है, इंटिमिडेशन थ्रेट। अब बाकी जो मार्क्स हैं इसके अंदर क्या हैं, सिर्फ और सिर्फ सेफ गार्ड क्या हैं, और सेफ गार्ड कौन से हैं हमने 2 हेड में पढ़े थे, एक अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन भी हैं और एक अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन भी है। क्या कहला है? तो सारे के सारे सेफ गार्ड आपको यहाँ पे लिख देने हैं कि आपको क्या करना है। एक तो अपनी कंपिटेंस जो है वो इंश्योर करना है, हमें जो है वो अपने स्टाफ की जो है ट्रेनिंग मीन सीपीडी अरेंजमेंट्स भी करनी है, और क्या क्या करना है, और कारपोरेट गवर्नेंस पॉलिसीज़ को हमें फॉलो करना है, यस, और लॉ रेगुलेशन स्टैंडर्ड को हमें फॉलो करना है, यस, और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू भी परफॉर्म करना है हमने। क्या कहला है? एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू भी परफॉर्म करवाना है वर्किंग पेपर का, और रोटेशन की बात क्या यहाँ पे आएगी? वो तो आएगी मेनली वो फेमिलियरिटी थ्रेट अगर है तो, अदरवाइज़ यहाँ पे इररेलेवेंट बात करने की ज़रूरत नहीं है। और कोई बात, और स्टाफ का हमें जो है वो सफिशेंट नॉलेज, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़ जो है वो इंश्योर करनी है बिफोर असाइनिंग,
और यहाँ पे कुछ थोड़ी बातें और भी की जा सकती हैं कि आप किसी दूसरे कंट्री में जा रहे हो, वहाँ के लोकल लॉ रेगुलेशन का आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो किसी लोकल ऑडिटर को भी, कंसल्ट कर सकते हो किसी लोकल ऑडिटर को भी, ताकि नॉलेज इन चीज़ों का आपके पास नहीं है, लोकल ऑडिटर के पास है, वो भी मिल जाएगा आपको ऑडिट करने के लिए। बस ये मेनली यहाँ पे क्या है, 13 नंबर में कुछ 7-8 नंबर सेफगार्ड के हैं, 4 से 5 नंबर से और सिर्फ थ्रेट्स के हैं। मीन एक ईजी क्वेश्चन नहीं था 13 नंबर के लिए। हाँ 7-8 नंबर के लिए क्वेश्चन होता तो दिमाग एक्सेप्ट करता था, हम लिख लेंगे, लेकिन 13 नंबर का मतलब क्या है कि आपको 13 वैलिड पॉइंट्स लिखना पड़ेंगे, फिर जाके 13 मार्क्स मिलेंगे। तो उसमें आपको कुछ एडिशनल सेफगार्ड लिखना पड़ेंगे, फिर जाके 13 नंबर कवर होते हैं। जी वापस आ जाएं चैप्टर 6 में। मतलब वो इस पॉइंट से उसने कहा है कि अगर आप जो है वो दूसरे कंट्री में जा रहे हो और वो टैक्स हेवन जुरिस्डिक्शन, टैक्स हेवन का मतलब होता है मीन टैक्स फ्री जोन, तो उसमें समटाइम आप क्या कर रहे होते हो कि सारी की सारी सेल जो टैक्स जोन वाली है वो भी आप वहाँ पे शो कर रहे होते हो। क्लाइंट ऐसा कर रहा होता है, अगर आप भी उस चीज़ में इन्वॉल्व और साथ सपोर्ट कर रहे हो तो उस सूरत में स्ट्रेट फॉरवर्ड रिपोर्टिंग में नहीं आ रहे, मेन इंटेग्रिटी भी इफेक्ट हो सकती है। लॉ रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली काम ना करना, ये क्या है, प्रोफेशनल बिहेवियर इफेक्ट होता है। तो थ्रेट मेनली सेल्फ इंटरेस्ट ही है। हाँ किसकी वजह से है, कंपिटेंस की वजह से है, इंटेग्रिटी की वजह से, या फिर प्रोफेशनल बिहेवियर मीन कोड्स ऑफ एथिक्स की नॉन कंप्लायंस की सूरत में थ्रेट जो है वो क्या बनेगा, सेल्फ इंटरेस्ट ही बनेगा। जी चैप्टर 6 में वापस आ जाएं कि 3 सिस्टम हमने कवर कर लिए, सेल, परचेज और पेरोल। और अगर हम पास पेपर क्वेश्चंस में आ जाएं, एक क्वेश्चन नंबर 14 हमने शायद कवर कर लिया था, पेरोल के अगर हम कोई क्वेश्चन देखें, अभी प्रीवियस अटेम्प्ट स्प्रिंग 2020 में 3 नंबर के टेस्ट हुआ, ये तो हमने कवर कर लिया है। जी उससे पीछे अगर हम देखें तो 2015 में पेरोल सिस्टम टेस्ट हुआ था कहीं पे, ऑटम 15 में 7 नंबर के लिए, ऑटम 15। You have been assigned to plan the test of control in respect of salaries and wages. In this regard, you are required to identify the following. तो सैलरी, वेजेस मीन पेरोल सिस्टम के टेस्ट ऑफ कंट्रोल आप परफॉर्म करने जा रहे हो। पॉसिबल कंट्रोल वीकनेसेस इन ओवर टाइम पेमेंट्स, ओवर टाइम पेमेंट्स में कंट्रोल वीकनेसेस क्या हो सकती हैं? ओवर टाइम ऑथोराइज मीन साइंड बाय फोरमैन नहीं हो, वर्क नॉट डन फॉर द कंपनी पे हो रहा है, क्या ख्याल है, वर्क नॉट डन फॉर द कंपनी पे हो रहा है, या हो सकता है ओवर टाइम अकॉर्डिंग टू करेक्ट रेट कैलकुलेट नहीं हो रहा, क्या नॉर्मल रेट अगर सिंगल है और ओवर टाइम मल्टीप्लाई बाय 1.5 या डबल है तो उसके अकॉर्डिंगली अगर ओवर टाइम प्रिपेयर नहीं हो रहा तो ये भी क्या है, कंट्रोल वीकनेस है, क्या ख्याल है। 4 नंबर के लिए प्रिंसिपल कंट्रोल ओवर पेमेंट ऑफ ओवर टाइम, कंट्रोल्स क्या होने चाहिए? एक तो ओवर टाइम जो है वो ऑथोराइज्ड मीन साइंड बाय फोरमैन होना चाहिए, प्रिपेयर करते वक्त आपको जो है वो करेक्ट रेट अप्लाई करना चाहिए, नहीं कंट्रोल लगाना आपने, अर्थमेटिक चेक परफॉर्म होना चाहिए ओवर टाइम पेमेंट कैलकुलेशन का, क्या ख्याल है, ताकि अगर कोई एरर है रेट की सूरत में या कैलकुलेशन में तो वो आइडेंटिफाई हो सके। और क्लॉक इन क्लॉक आउट प्रोसेस सुपरवाइज होना चाहिए, क्या ख्याल है, सुपरवाइज होगा तो उसे ओवर टाइम भी जो है वो देखा जाएगा कि कौन कर रहा है, उसी का ही क्लॉक इन आउट हो रहा है, किसी दूसरे एम्प्लॉय का नहीं हो रहा। और साइन हो गया, क्लॉक इन क्लॉक आउट प्रोसेस सुपरवाइज हो गया और अर्थमेटिक चेक परफॉर्म हो गया। कंट्रोल्स वेरिएंस नहीं, वो सेपरेट चीज़ है, रीजनेबलनेस टेस्ट सेपरेट चीज़ है, ओवर टाइम के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। और ओवर टाइम पेमेंट्स के ऊपर कंट्रोल, हाँ ओवर टाइम पेमेंट्स की बात भी हो रही है, तो पेमेंट्स करते वक्त क्या करना चाहिए, आपको सिग्नेचर भी लेनी चाहिए एम्प्लॉय से, क्या कहला है, ताकि अगर रॉन्ग पेमेंट होगी तो जिससे आपने सिग्नेचर ली है कल को उससे ट्रेस किया जा सकता है किसे रॉन्ग पेमेंट हुई है। हाँ ओवर टाइम पेमेंट्स की बात हो रही है, तो पेमेंट्स के टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, एम्प्लॉय सिग्नेचर भी ऑब्टेन करने चाहिए। जिससे पीछे अगर हम देखें तो पेरोल सिस्टम एग्जामिनर ने टेस्ट किया कभी नहीं, फिर पिछले 12 सालों में सिर्फ 2 दफ़ा टेस्ट हुआ है, एक दफ़ा ऑटम 15 में 7 नंबर के लिए
और एक दफ़ा स्प्रिंग 2022 में 3 नंबर के लिए। अदरवाइज पिछले 12 सालों में पेरोल सिस्टम टेस्ट नहीं हुआ। हाँ, बड़ा क्वेश्चन इसके ऊपर कंट्रोल वीकनेसेस का आ सकता है। सो क्वेश्चन 14 हमने शायद कवर कर लिया था। हमारे पास एक क्वेश्चन 11 भी है पेरोल से रिलेटेड। देखिए मिलता है क्वेश्चन नंबर 11, 6 + 3 9 मार्क्स के लिए। Required list down and explain the strength of internal control exist in the payroll system. Weaknesses नहीं, strength का मतलब क्या है, कौन से अच्छे कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं तो आपने बताने हैं। साथ में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगी कि इससे फ़ायदा क्या होगा, मीन कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। एंड विद रेफरेंस टू ईच ऑफ द स्ट्रेंथ आइडेंटिफाइड अबव, जो कंट्रोल स्ट्रेंथ आप आइडेंटिफाई करोगे पार्ट 1 में, describe the test of control that should be undertaken by the auditor to assess the controls are working effectively। तो उसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी आपने बताना है। मीन सिर्फ कंट्रोल स्ट्रेंथ नहीं, साथ आपको उनका टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी बताना है कि इसकी टेस्टिंग आप कैसे करोगे कि बाकी ये कंट्रोल इफेक्टिवली वर्क कर रहा है। मारिया ब्रदर्स एंड कंपनी हैज़ फुल एंड पार्ट टाइम एम्प्लॉइज हु वर्क इन डिफरेंट शिफ्ट्स। Employees are issued unique number access card by the personnel department. Payments of salary is made at the end of the month. The work time is electronically captured through access card. तो एक हम कह सकते हैं कंट्रोल स्ट्रेंथ है कि एक्सेस कार्ड के थ्रू ही क्या हो रही हैं, इलेक्ट्रॉनिकली वर्किंग टाइम रिकॉर्ड हो रहे हैं। क्या कहला है, लाइक इससे क्या होगा कि रिकॉर्डिंग वगैरह में एरर्स हैं, कोई इश्यूज़ हैं तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे। क्यों, ऑटोमेटिकली सिस्टम में आवर्स रिकॉर्ड हो जाएंगे, मैनुअली रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेंगे। क्या करना है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा, किस चीज़ का? नहीं, हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कार्ड के थ्रू ही आवर्स वर्क रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो एविडेंस विल बी सॉट बाय ऑब्जर्वेशन दैट ईच एम्प्लॉय स्कैनिंग हिज कार्ड एट स्टार्ट ऑफ द शिफ्ट एंड एट एंड ऑफ द शिफ्ट। क्या कहला कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसे तो नहीं कोई आई जा रहा। मीन एक्सेस कार्ड हैं तो क्या वो काम भी कर रहे हैं जिस मकसद के लिए हैं, क्या वो मकसद पूरा हो रहा है। ईच वीक डाटा इज फॉरवर्डेड टू रेलेवेंट डिपार्टमेंट टू कंफर्म द आवर्स वर्कड बाय द स्टाफ। Only the payroll manager and his assistants are authorized to input the data confirmed by each department head into the computerized software। तो सिर्फ पेरोल डिपार्टमेंट के लोग ही ऑथोराइज हैं सिस्टम के अंदर जो है वो आवर्स वर्क का डाटा एंटर करने में। ये क्या है, कंट्रोल स्ट्रेंथ है। क्या कहला है, पासवर्ड के थ्रू वो एंटर कर रहे हैं जिससे क्या होगा, सिस्टम में का मिसयूज़ जो है वो अवॉइड किया जा सकता है। अब हमने चेक करना है कि क्या वाकई ही सिस्टम पे ऑथोराइज्ड लोगों की ही एक्सेस है, कहीं अनऑथोराइज्ड लोगों की एक्सेस तो नहीं है। क्या करेंगे, जहाँ पे कंप्यूटराइज सिस्टम आ जाता है ना कंपनी का, उसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक कंप्यूटराइज्ड टेस्ट ऑफ कंट्रोल होता है, इसे नाम देता है टेस्ट डेटा का। कि अगर कंप्यूटराइज सिस्टम है और उस पर हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने हैं तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने के लिए एक टेक्निक है जिसे नाम दिया जाता है टेस्ट डाटा का। तो क्या करेंगे हम, यूजिंग टेस्ट डाटा क्या करेंगे, हम एक्सेस करेंगे सिस्टम को टू इंश्योर एक्सेस इज डिनाइड बाय द सिस्टम। कैसे एक्सेस करेंगे, एक डमी पासवर्ड के थ्रू। सो यूजिंग टेस्ट डाटा वी शुड access the system through dummy password to ensure access is denied by the system, i.e. only authorized personnel allowed to have access to the system। जो अगर हमारे पासवर्ड के थ्रू भी सिस्टम में एक्सेस जा रही है या पासवर्ड के बिना ही हम सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं तो दिस मीन ये फिर कंट्रोल वर्क नहीं कर रहा। तो यूजिंग टेस्ट डाटा वी शुड एक्सेस द सिस्टम थ्रू अ डमी पासवर्ड टू इंश्योर ओनली authorized personnel are allowed to have access to the system। कंट्रोल्स की टेस्टिंग करनी है जी। दो हो गई कंट्रोल स्ट्रेंथ। पहला एक्सेस कार्ड के थ्रू जो है वर्किंग आवर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं तो उसे हमने ऑब्जर्व कर लिया, और दूसरा दो ऑथोराइज पर्सोनल ही सिस्टम में जो है वो वेजेस एंटर कर रहे हैं, उनके अलावा और कोई नहीं कर रहे। तो ये क्या है, कंट्रोल स्ट्रेंथ।
सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है कंट्रोल भाई कि ऑथोराइज पर्सोनल ही एक काम कर सकें, उसके अलावा कोई ना कर सके, तो ये सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी भी है। The system calculates salary and other deductions on the basis of data inputted by the payroll manager and his assistant। और जो कैलकुलेशन हो रही हैं सैलरी की, डिडक्शन की, वो बाय सिस्टम हो रही हैं, मीन मैनुअली नहीं हो रही। तो इसमें क्या होगा, एरर के चांसेस जो हैं वो कम होंगे। क्या ख्याल है? तो ये भी कंट्रोल स्ट्रेंथ है कि वेजेस डिडक्शन कैलकुलेट कौन कर रहा है, सिस्टम बेस्ड कैलकुलेट हो रही हैं। तो ये क्या करेगा, अवॉइड करेगा चांसेस ऑफ एनी अर्थमेटिक एरर्स इन कैलकुलेशन। तो ये भी कंट्रोल स्ट्रेंथ है। लेकिन ये वाकई हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या करेंगे हम? क्या करेंगे हम? रीपरफॉर्म करेंगे सैम्पल बेसिस पे कुछ कैलकुलेशन ऑफ पेरोल। क्या करा है, टू वेरीफाई एक्यूरेसी ऑफ द सिस्टम के वाकई सिस्टम जो प्रोड्यूस कर रहा है वो भी एक्यूरेट है या नहीं है। हाँ, तो क्या करेंगे हम? एविडेंस विल बी सॉट बाय रीपरफॉर्मेंस। एविडेंस विल बी सॉट बाय रीपरफॉर्मेंस। क्या? टू वेरीफाई payroll is prepared accurately by the system. The system calculates salary and other deduction on the basis of data inputted by the payroll manager and his assistant. At last, the finance manager reviews payroll reports and compare it with previous month data to identify any discrepancies. ठीक है, रीजनेबलनेस टेस्ट परफॉर्म हो रहा है, रीजनेबलनेस टेस्ट परफॉर्म हो रहा है, आई कंपेयरिंग करंट पेरोल विद प्रीवियस टू आइडेंटिफाई एनी वेरिएंसेस। दिस विल इंश्योर क्या, वेरिएंसेस आर प्रॉपर्ली कंट्रोल्ड। कंट्रोल स्ट्रेंथ क्या है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा? टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा? एविडेंस विल बी सॉट बाय रीपरफॉर्मेंस या बाय कंपैरिजन ऑफ करंट पेरोल विद प्रीवियस मंथ पेरोल टू एंश्योर डिफरेंसेस आर आइडेंटिफाइड एंड करेक्टेड। करेक्टेड तो नहीं बल्कि डिफरेंसेस आर आइडेंटिफाइड एंड कम्युनिकेटेड। मीन आइडेंटिफाई होके आगे कम्युनिकेट हो रहे हैं, इसके ऊपर कुछ मेंशन होगा, पूछ लेंगे कि इसको क्या एक्शन लिए जा रहे हैं, मीन कैसे कम्युनिकेट किए जा रहे हैं। पेमेंट इज मेड through the bank transfer by the finance department and pay slip are sent directly to the employee। पेमेंट के साथ पे स्लिप भी सेंड की जा रही है। कंट्रोल स्ट्रेंथ है यहाँ पे कि पे स्लिप जो है वो साथ सेंड करना, ये एक अच्छा कंट्रोल है ताकि एम्प्लॉइज़ को पता चल रहा है कि क्या पेमेंट उसे मिल रही है, उसकी डिटेल क्या है। हाँ, तो क्या करेंगे हम? बैंक के जरिए ट्रांसफ़र हो रहा है, नहीं उसमें एम्प्लॉय के सिग्नेचर नहीं ले जा रहे, वो तो उल्टा कंट्रोल वीकनेस भी है। बैंक में ट्रांसफ़र हो रहा है तो हो सकता है पेमेंट्स एक ही बैंक अकाउंट में 2-3 एम्प्लॉयज़ की भी जा रही हों, वो कंट्रोल वीकनेस है। एम्प्लॉय के सिग्नेचर लेना बहुत ज़रूरी है, वो यहाँ पे बात नहीं है। सिर्फ बैंक ट्रांसफ़र होना कंट्रोल स्ट्रेंथ है नहीं। मेनली जो बात है यहाँ पे वो क्या है कि साथ पे स्लिप्स भी जो है वो एम्प्लॉय को सेंड की जा रही हैं। पे स्लिप सेंड करना, एम्प्लॉय को पेमेंट डिटेल सेंड करना, ये एक कंट्रोल है जिससे एम्प्लॉय को वेरिफिकेशन ऑफ देयर पेमेंट में जो है वो ईजनेस मिलेगी, मीन डिटेल मिलेगी कि पेमेंट कैसे कैलकुलेट हुई है। तो अब हमने क्या करना है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करना है किस चीज़ का, कि हर एम्प्लॉय को पे स्लिप दी जा रही है। ये कैसे वेरीफाई करेंगे? Select a sample of payroll and compare with pay slips to ensure pay slips are made against each employee payroll। So control आइडेंटिफाई करना या कंट्रोल वीकनेसेस आइडेंटिफाई करना ये औखा काम नहीं है। इनफैक्ट सब्सटेंटिव प्रोसीजर लिखना ये भी औखा काम नहीं है। इस चैप्टर के अंदर जो सबसे औखा काम है वो क्या है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल लिखना। कौन से टेस्ट ऑफ कंट्रोल लिखना? जो क्वेश्चन के अंदर कंट्रोल्स बताए गए हैं उनके अकॉर्डिंगली टेस्ट ऑफ कंट्रोल लिखना, ये एक औखा काम है। सेल सिस्टम का भी एक क्वेश्चन हमने कवर किया था, उसमें भी औखा काम था, और यहाँ पे भी औखा काम क्या है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल लिखना। कौन सा टेस्ट ऑफ कंट्रोल? जो कंट्रोल्स क्वेश्चन में बताए गए हैं कंपनी के, उनका आगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल बताना कि इसकी हम टेस्टिंग कैसे करेंगे।
सो पहला कंट्रोल हमने क्या देखा जी, एक्सेस कार्ड के थ्रू आवर्स वर्क रिकॉर्ड हो रही हैं, तो वो हमने ऑब्जर्व कर लिया, वो इजी बात थी। दूसरा कंट्रोल था कि सिस्टम में ऑथोराइज पर्सोनल ही डाटा एंट्री कर रहे हैं, तो टेस्ट डाटा, ये एक नई चीज़ हमने सीखी कि यूजिंग टेस्ट डाटा हम क्या करेंगे, थ्रू डमी पासवर्ड सिस्टम को एक्सेस करेंगे, इंश्योर करने के लिए कि ओनली ऑथोराइज पर्सोनल इज़ अलाउड टू हैव एक्सेस ऑन द सिस्टम। तीसरा हमने जो कंट्रोल पढ़ा वो क्या पढ़ा हमने, कि सिस्टम जो है वो सैलरीज और डिडक्शन कैलकुलेट कर रहा है, तो हमने कहा जी अच्छी कंट्रोल स्ट्रेंथ है, क्यों, एरर्स नहीं होंगे, एक्यूरेट प्रोड्यूस होंगी पेरोल। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है, एविडेंस हम सॉर्ट करेंगे बाय री परफॉर्मेंस ऑन सैंपल बेसिस क्या सम ऑफ द पेरोल टू वेरीफाई एक्यूरेसी, मीन उस कंट्रोल के थ्रू एक्यूरेसी जो होनी है वो वाकई हो रही या नहीं हो रही। उसके बाद हमने कंट्रोल देखा जी क्या, परफॉर्म हो रहा है रीजनेबलनेस टेस्ट, तो ये भी हमने क्या किया, एविडेंस लिया कैसे, बाय कंपैरिजन ऑफ करंट पेरोल विद प्रीवियस टू आइडेंटिफाई एनी डिस्क्रिपेंसीज एंड इंश्योर इट्स कम्युनिकेशन प्रॉपर है या नहीं है। और उसके बाद हमने देखिए जी पे स्लिप जो है वो प्रिपेयर हो रही हैं, तो हमने सैंपल लेके पे स्लिप के साथ कंपेयर कर लिया कि हर एक के अगेंस्ट पे स्लिप प्रिपेयर हो रही है या नहीं हो रही। रीजनेबल टेस्ट परफॉर्म हो रहा है, क्यों हो रहा है, वेरिएंसेस को कंट्रोल करने के लिए, मीन कंपैरिजन के थ्रू मेनली क्या होना है, वेरिएंसेस आइडेंटिफाई होने हैं। तो हमने क्या किया, कंपेयर कर लिया सैंपल बेसिस पे कुछ पे रोल को प्रीवियस के साथ कंपेयर करके टू आइडेंटिफाई एनी डिस्क्रिपेंसी, मीन वाकई आ रही हैं, और अगर आ रही हैं तो उसके अगेंस्ट कंपनी के एक्शन क्या हैं वो देख लिए, मीन कंपनी कुछ उसके ऊपर एक्शन ले रही है, कम्युनिकेशन कर रही है। जिसके साथ एक और देखिए हमें पेरोल से रिलेटेड क्वेश्चन और मिलेगा थोड़ा सा आगे, क्वेश्चन 14 हमने कर लिया था, क्वेश्चन 15 फॉर 12 मार्क्स। Required identify 6 tests of control that you should carry out in connection with the audit of reported wages cost in the financial statement of Pafos company for the year ended 30th September 2006। 6 टेस्ट ऑफ कंट्रोल आपने लिखने हैं जो वेजिस कॉस्ट के ऊपर आप परफॉर्म करोगे। Pafos company trades as a departmental store. It has 85 employees, some of whom are hourly paid, and a large administration and accounts department with appropriate segregation of duties, supervisory control and authorization level throughout the various accounting function. Your firm is auditing the company's financial statement for the year ended 30th September 2006 and using a computerized payroll system 2006, and you have been assigned the audit of wages. The company pays all employees on a weekly basis using a computerized payroll system to process wages prior to making payment directly into employees bank account. एक कंट्रोल तो हमें नज़र आ गया जी कि क्या हो रहा है जी, कंप्यूटराइज जो है वो वेजेस प्रिपेयर हो रही हैं, तो इससे क्या है फ़ायदा, लेकिन हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल लिखने हैं, कंट्रोल नहीं। तो क्या करेंगे, एविडेंस विल बी सॉट बाय री परफॉर्मेंस ऑफ सम ऑफ द पेरोल टू इंश्योर पेरोल इज प्रिपेयर्ड एक्यूरेटली बाय द सिस्टम। क्या कहला, और बैंक अकाउंट में डिटेल जा रही हैं। अब ये भी देखा जा सकता है कि हर एम्प्लॉई की डिटेल बैंक अकाउंट में जा रही है नहीं जा रही, कैसे कंपेयर किया जा सकता है सैंपल बेसिस पे पे रोल को विद बैंक स्टेटमेंट, कंपनी की बैंक स्टेटमेंट के साथ, टू इंश्योर पेमेंट्स बीइंग मेड इनटू बैंक अकाउंट अगेंस्ट ईच एम्प्लॉय। क्या कहला, एविडेंस विल बी सॉट बाय कंपेयरिंग सैंपल ऑफ पे रोल विद बैंक स्टेटमेंट टू इंश्योर पेमेंट्स बीइंग मेड इन बैंक अकाउंट अगेंस्ट ईच एम्प्लॉय, मीन हर एम्प्लॉय की पेमेंट बैंक अकाउंट में जा रही है नहीं जा रही, तो ये हम कंपेयर करके वेरीफाई कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट क्लाइंट आपको दे देगा, क्योंकि बैंक ने अपने क्लाइंट को तो देनी होती है ना बैंक स्टेटमेंट, तो आप अपने क्लाइंट से बैंक स्टेटमेंट देख सकते हो। मीन कंपेयर करके सिर्फ ये देखना है कि क्या हर एम्प्लॉय की पेमेंट वाकई उसके बैंक अकाउंट में जा रही है। क्या कहला, कंट्रोल है ना कंपनी का कि बैंक अकाउंट में पेमेंट जाती है हर एम्प्लॉय की, तो उसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है कि हमने देखना है क्या वाकई ही हर एम्प्लॉय की बैंक अकाउंट में जाती है। तो क्या करेंगे, सैंपल बेसिस पे कुछ पेरोल लेके बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच करेंगे कि हाँ ये एम्प्लॉय के अकाउंट नंबर इधर डिटेल है तो उधर भी अवेलेबल है या नहीं है।
Wages costs are reported at 1.62 million in the statement of financial statement of Paphos company for the year ended 30th September 2006 और कहानी खत्म होगी। उसने कहा आपने 6 टेस्ट ऑफ कंट्रोल लिखने हैं। हाँ, क्वेश्चन के अंदर कंपनी के 2 कंट्रोल बताए हुए थे, उसकी हमने टेस्टिंग बता दी। बाकी 4 क्या करेंगे? ऑन जनरल क्या होने चाहिए? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी आपने जो है वो देखनी है, तो क्या करोगे? एविडेंस विल बी सॉट बाय इंक्वायरी दैट देयर इज सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी बिटवीन रिकॉर्ड मेंटेनेंस एंड वेज प्रिपरेशन। एविडेंस विल बी सॉट बाय ऑब्जर्वेशन दैट clock in out process is properly supervised, or select a sample of time sheets and test for evidence that overtime is authorized by foreman। क्या कहला? Evidence will be sought through reperformance that there is no arithmetic error in, बल्कि वो तो कंप्यूटराइज हो रही थी, वो तो हमने ऑलरेडी परफॉर्म कर लिया, उसे दोबारा नहीं चेक करेंगे। और क्या कह सकता है? रीजनेबलनेस टेस्ट परफॉर्म हो रहा है, क्या करेंगे? एविडेंस विल बी सॉट बाय कंपेयरिंग पेरोल विद प्रीवियस पेरोल टू आइडेंटिफाई एनी डिस्क्रिपेंसीज टू इंश्योर रीजनेबलनेस टेस्ट इज प्रॉपर्ली परफॉर्म्ड। और एम्प्लॉय से कोई सिग्नेचर भी लेने चाहिए, बेशक बैंक अकाउंट में पेमेंट जा रही फिर भी उनसे सिग्नेचर तो लेने चाहिए। क्या कह रहा है? तो क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, इंक्वायर करेंगे, क्या करेंगे इससे रिलेटेड? कैसे? ऑब्जर्वेशन से, इंक्वायरी से, इंस्पेक्शन से। कोई डॉक्यूमेंट जिस पे अगर सिग्नेचर लिए गए हैं तो उसे हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं। क्या कहला? क्यों पता नहीं कब लिए जाते हैं, क्यों पेमेंट तो सीधी बैंक में जा रही है, उस वक्त पेमेंट देते वक्त सिग्नेचर नहीं लिए जाते होंगे, उससे हो सकता है नेक्स्ट डे लिए जाते होंगे, या उससे हो सकता है 1 दिन पहले लिए जाते होंगे। तो क्या करेंगे? एविडेंस विल बी सॉट बाय इंस्पेक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट relating to employee signature to ensure employee signature are obtained while giving them payments। क्या कह रहा? कुछ टेस्ट ऑफ कंट्रोल हम बाकी 4 खुद से लिख सकते हैं, टोटल 6 लिखने हैं। 2 क्वेश्चन के अंदर से आइडेंटिफाई हुए थे, 4 हमें खुद से लिखना पड़ेंगे। मीन यूँ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक और पेरोल का क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन 16। नहीं, अभी उसे छोड़े, ऊपर आए। एक ऑटम 21 का क्वेश्चन नंबर आपको मिलेगा सेल सिस्टम का। जिनके आगे टर्म नहीं लिखी हुई, ये ACCA, ICW, CPA वहाँ से लिए गए क्वेश्चन। जी, स्प्रिंग 21 में आइएगा। स्प्रिंग 21 में एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन टेस्ट किया इस चैप्टर से 12 मार्क्स के लिए। और अगर देखें तो पिछली 2 अटैम्प्ट में ऑटम 21 और स्प्रिंग 2022 में एग्जामिनर ने सिर्फ 3 नंबर के लिए चैप्टर टेस्ट किया। पिछली 2 टाइम से तकरीबन ये चैप्टर टेस्ट नहीं हुआ, तो बड़ा क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। स्प्रिंग 21 में परचेज सिस्टम से रिलेटेड को 12 नंबर का क्वेश्चन टेस्ट किया गया। करना क्या आपको? आइडेंटिफाई एनी 6 वीकनेसेस इन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ CL एंड देयर पॉसिबल इफेक्ट। मीन वीकनेस, उसकी इम्प्लीकेशन, इकट्ठी 6 नंबर के लिए। Also give your recommendation to overcome these weakness to CL, और साथ आपने रिकमेंडेशन भी देनी है। मीन 2 रिक्वायरमेंट हैं, 3 नहीं है, तो 2 कॉलम बनेंगे। एक में वीकनेस और उसकी इम्प्लीकेशन भी साथ ही बताएंगे, और दूसरी साइड पे क्या करेंगे? रिकमेंडेशन देंगे। परचेज सेल सिस्टम के कंट्रोल्स हमने पढ़े हुए हैं, क्या ख्याल है? उनको माइंड में रखते हुए देखना है। Cardano Limited, CL is engaged in the business of assembly motorbike। CL has a fully integrated computerized accounting system, CAS, computerized accounting system. You have been given responsibility for reviewing the internal control reporting to procurement. In this respect, you have gathered the following information. Ordering of inventory. Approved suppliers list is maintained in CAS. The list was last reviewed for changes 2 years ago। तो कंपनी अप्रूव्ड सप्लायर की एक लिस्ट मेंटेन की है जिसको ऑर्डर करती है, लेकिन वो लिस्ट 2 साल पहले रिव्यू की गई थी। तो वीकनेस क्या है? अप्रूव्ड सप्लायर लिस्ट इज नॉट अप टू डेट। इससे मसला क्या होगा?
company may miss any supplier who is providing best quality at lower price than the approved supplier list. मीन इसके अलावा कोई और सप्लायर भी मार्केट में हो सकता है जो आपको अच्छी क्वालिटी लो प्राइस पे दे रहा है, शायद रिव्यू करके आपको वो भी इंक्लूड करना चाहिए था, लेकिन वो आपने अगर रिव्यू ही नहीं किया, दिस मीन आपने इंक्लूड किया ही नहीं, तो कंपनी ये मिस कर सकती है। तो क्या कंट्रोल क्या होना चाहिए? अप्रूव्ड सप्लायर लिस्ट शुड बी रिव्यूड ऑन रेगुलर बेसिस, क्या कहला है, एंड शुड बी अपडेटेड विद न्यू सप्लायर हु इज प्रोवाइडिंग बेटर क्वालिटी एंड लो प्राइस दैन एग्जिस्टिंग सप्लायर, who is providing better quality and low price than existing supplier. Easy? चलें आगे. Okay. However, during the intervening period, any supplier whose performance is not satisfactory is timely removed from the list. As a control measure, the list is accessible and editable only by the employee of procurement department. ये तो कंट्रोल स्ट्रेंथ थी, हमने वीकनेस आइडेंटिफाई करनी है, ठीक हो गया। द इन्वेंट्री कंट्रोल डिपार्टमेंट ICD ऑफ CL जनरेट्स अ न्यूमेरिकली सीक्वेंस्ड परचेज रिक्विजिशन व्हेन द क्वांटिटी ऑफ पर्टिकुलर इन्वेंट्री आइटम रीचेज रीऑर्डर लेवल। परचेज रिक्विजिशन कौन बना के दे रहा है? इन्वेंट्री कंट्रोल डिपार्टमेंट का बंदा जिसने इन्वेंट्री को होल्ड करना है, क्या कहलाए। तो इससे क्या हो सकता है, अननेसेसरी गुड्स की ऑर्डरिंग भी हो सकती है, अपने पर्सनल यूज़ की गुड्स की भी वो ऑर्डरिंग कर सकता है। मीन इसके अलावा कोई इंडिपेंडेंट बंदा होना चाहिए ना, कोई टॉप मैनेजमेंट पर्सन होना चाहिए जो इन्वेंट्री को होल्ड नहीं करता, क्या करे, जो होल्ड करता है वो अगर कुछ खा पी गया है तो उसके बाद क्या करेगा, ऑर्डर करना उसके लिए ईजी है, या जो उसके पर्सनल यूज़ में कुछ चीज़ें चाहिए वो भी क्या कर देगा, ऑर्डर करवा लेगा। तो क्या होना चाहिए कि टॉप मैनेजमेंट पर्सन के पास ऑथराइजेशन होनी चाहिए, तो इससे क्या होगा, लाइबिलिटीज़ कंट्रोल नहीं होंगी, पर्सनल यूज़ की गुड्स की ऑर्डरिंग हो सकती है, तो ये मसला है। तो कंट्रोल क्या होना चाहिए, अ सेपरेट डिपार्टमेंट अदर देन इन्वेंट्री कंट्रोल शुड बी ऑथोराइज्ड, शुड बी ऑथोराइज परचेज रिक्विजिशन, मीन उन्हें परचेज रिक्विजिशन ऑथोराइज करनी चाहिए, इन्वेंट्री कंट्रोल डिपार्टमेंट के बंदों को नहीं। सर हमने सिस्टम जब पढ़ा था, एक परचेज रिक्विजिशन होती है, उसके बाद परचेज ऑर्डर होता है, ठीक हो गया। ऑर्डर से पहले रिक्विजिशन होना ज़रूरी है, रिक्विजिशन जो है ऑथोराइज बाय डिपार्टमेंटल हेड होनी चाहिए, मीन टॉप मैनेजमेंट होनी चाहिए, इन्वेंट्री लोअर स्टाफ मेंबर के पास परचेज रिक्विजिशन मीन परचेज की अप्रूवल की अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। क्यों? टॉप मैनेजमेंट देखेगी वाकई चीज़ नेसेसरी है, इतना पैसा भी हमारे पास है तो फिर तो वो चीज़ बाई करनी है, एक चीज़ नेसेसरी नहीं है तो उसकी बाइंग को रोकने के लिए परचेज रिक्विजिशन होनी चाहिए बिफोर ऑर्डरिंग। ऑर्डर प्लेस करना है ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट ने, हाँ उन्होंने तो रिक्विजिशन जो मिलेगी उसके अकॉर्डिंगली ऑर्डर करना है, उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली ऑर्डर करना है, बस ठीक हो गया जी। दो हो गए। इन्हें क्या करना है, रिक्वेस्ट भेजनी है किसको, एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट को, उन्होंने फिर देखना है हमारे पास इतना पैसा भी है, उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना है वाकई ही इस इन्वेंट्री की ज़रूरत भी है, फिर वो रिक्विजिशन को साइन करेंगे। परचेज रिक्विजिशन इज इलेक्ट्रॉनिकली फॉरवर्डेड विद द CAS टू द परचेज डिपार्टमेंट फॉर ऑल रेगुलर एंड रूटीन ऑर्डर्स। PD रिव्यूज परचेज डिपार्टमेंट रिव्यूज the purchase requisition and select a supplier from the approved supplier list. A purchase order have a unique sequential order number is then generated for the selected supplier. तो क्या किया जाता है जी, परचेज रिक्विजिशन के अकॉर्डिंगली अप्रूव्ड सप्लायर लिस्ट से क्या किया जाता है, कोई सप्लायर सिलेक्ट करके उसे ऑर्डर प्लेस कर दिया जाता है। तो क्या कोटेशन ऑब्टेन की गई है? नहीं, कोटेशन ऑब्टेन नहीं की जा रही तो कंपनी मिस कर सकती है बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, बेस्ट लीड टाइम, मीन जल्दी डिलीवरी भी। तो क्या होना चाहिए, कोटेशन शुड हैव बीन कॉल्ड बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर टू ऑथराइज सप्लायर। फॉर लार्ज आर आउट ऑफ द ऑर्डिनरी परचेजेस, मीन को बहुत बड़े बड़े ऑर्डर जो रूटीन से हटके हैं, अ टेंडरिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट, तो बड़ों के लिए किया जाता है लेकिन छोटों के लिए नहीं किया जाता, तो वीकनेस थी।
Out of the purchase department, procurement manager invites a tender through an advertisement in newspaper and the supplier offering the lower price is selected by the procurement manager in consultation with head of procurement. तो लार्ज के लिए कोटेशन ऑब्टेन की जा रही है, ट्रेंडिंग प्रोसेस फॉलो हो रहा है। मीन आप एडवर्टाइज करते हो न्यूज़पेपर में, कोटेशन लेते हो, फिर ऑर्डर प्लेस करते हो, लेकिन कंसीडर क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ बेस्ट प्राइस। क्या बेस्ट क्वालिटी कंसीडर हो रही है? क्या बेस्ट लीड टाइम इन जल्दी डिलीवरी भी आपकी कंसीडर हो रही है? नहीं। तो इससे क्या होगा कि आप जो है वो लोअर क्वालिटी या लेट डिलीवरीज जो हैं वो फेस करोगे। तो क्या होना चाहिए? आपको टेंडरिंग प्रोसेस में वाइल ऑब्टेनिंग कोटेशन कंसीडर करना चाहिए नॉट ओनली प्राइस एज वेल एज बेस्ट क्वालिटी एज वेल एज बेस्ट लीड टाइम। 4 हो गए। When inventory items are received, the offer in ICD stands for Inventory Control Department. The officer in ICD confirms that the inventory agree to the purchase order. तो डिलीवरी नोट को परचेज ऑर्डर के साथ मैच किया जा रहा है, ठीक है कंट्रोल, लेकिन साथ क्वांटिटी चेक, क्वालिटी चेक भी परफॉर्म करने। सो द CAS is then updated to confirm receipt of inventory and an electronically numerically sequenced good received note is generated। तो GRN प्रिपेयर किया जाता है। The physical inventory item are then transferred to the store। तो क्या क्वांटिटी चेक परफॉर्म किए गए हैं while receiving the goods? नहीं परफॉर्म किए गए। तो इस सूरत में क्या हो सकता है? कंपनी जो है वो लेसर क्वांटिटी भी रिसीव कर सकती है देन व्हाट हैव नोटेड ऑन द डिलीवरी नोट, जो बाद में लॉसेस कंपनी को बेयर करना पड़ेंगे। तो क्या करना चाहिए? फिजिकल क्वांटिटी चेक शुड बी परफॉर्म्ड बाय रिसीविंग द गुड्स। क्वालिटी चेक परफॉर्म हो रहा है? नहीं, तो उसका सेपरेट आप कंट्रोल वीकनेस बताओगे कि बाय रिसीविंग द गुड्स क्वालिटी चेक परफॉर्म हो रहा है, तो कंपनी डिफेक्टिव यूनिट्स रिसीव कर सकती है, डैमेज यूनिट्स रिसीव कर सकती है, जो कंपनी को बाद में लॉसेस बेयर करना पड़ेंगे। तो क्या करना चाहिए? क्वालिटी चेक शुड आल्सो बी परफॉर्म्ड बाय रिसीविंग द गुड्स। कुछ 6 वीकनेसेस आइडेंटिफाई करके उनकी इम्प्लीकेशन। वीकनेस आइडेंटिफाई करना औखा काम नहीं है। वीकनेस आइडेंटिफाई होगी तो आप कंट्रोल भी लिख लोगे। जोखा काम है वो क्या है? उस वीकनेस की इम्प्लीकेशन को एक्सप्लेन करना कि बिजनेस के लिए ये वीकनेस क्यों है। सो ये 3-4 क्वेश्चन जो आज हमने किए हैं, कोशिश करें प्लीज़ आज जाके अगर ये हाथ से अटैम्प्ट हो जाए। ऑडिट का पेपर 100 मार्क्स 100 वैलिड पॉइंट्स हैं, और ये वो एरिया है जहाँ पे आपको एग्जामिनर के साथ लड़ना है, एक पॉइंट बना के एक नंबर कैसे लेना है। और एक पॉइंट बना के उसका एक नंबर लेने के लिए आपको एक एक पॉइंट की प्रैक्टिस यहाँ पे करना पड़ेगी, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे बनाना आसान काम नहीं है। दिखने में बड़ा आसान लग रहा हो, अच्छा ये वीकनेस है चलो जी लिख लेंगे, लेकिन जब पेन उठाते हो तो वर्ड्स नहीं मिल रहे होते, सेंटेंस नहीं बन रहा होता कि इसको लिखना कैसे है। और वो लिखना ही यहाँ पे मेनली कमाल है। वो अगर हमने लिख लिया एक दफ़ा हाथ से तो पेपर में जाके लिखा जाएगा। अदरवाइज़ ये वो एरिया है जो स्टूडेंट का पास फेल डिसाइड करता है। प्रोसीजर्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, कंट्रोल वीकनेसेस को 20 से 25 नंबर हैं इस एरिया में से। 20 से 25 नंबर का पेपर है इस एरिया में से। कंट्रोल वीकनेसेस, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, ये भी साथ साथ लिखेंगे तो प्रिपेयर हो जाएगा। वरना इस एरिया पे स्टूडेंट्स की काफ़ी अटैम्प्ट्स लगते भी मैंने देखी हैं। एंड पे जाके फिर इस एरिया की प्रैक्टिस करना पड़ती है, हाथ से बनाना पड़ते हैं। दिमाग के अंदर है क्या मसला है, ठीक है, लेकिन पेपर के अंदर जो इसे एग्जामिनर को वर्डिंग चाहिए, जो एक्सप्रेशन चाहिए, वो स्टूडेंट नहीं दे पाते, तो इस एरिया से मार्क्स नहीं ले पाते। और ये 20-25 नंबर अगर आपने गंदे अटैम्प्ट कर दिए तो मीन 75 आपने अटैम्प्ट किया टोटल, उसमें से 50 नंबर लेना मुश्किल काम है। जो हमारी एक बदकिस्मती है कि हम गोरों के घर पैदा नहीं हुए। मीन हमारी अंग्रेज़ी का वो लेवल नहीं है कि हम जितना लिखेंगे उतने नंबर मिल जाएंगे। हमारी अंग्रेज़ी का वो लेवल है कि हम जितना लिखेंगे उससे हमें आधे नंबर मिलेंगे। तो इसलिए 100 नंबर का पेपर अटैम्प्ट करना ज़रूरी है अगर 50 पे पास करना है तो। हाँ, वो अगर हम प्रैक्टिस करिया हुआ जाके अटैम्प्ट करेंगे तो हो सकता है हम हर पॉइंट से एक एक नंबर लेते हुए 50 से ज़्यादा नंबर ले लेंगे। इसलिए प्लीज़ कोशिश करें ये क्वेश्चन आज जाके अटैम्प्ट करने हैं। कल चेक करूँगा मैं स्प्रिंग 21 वाला क्वेश्चन भी,
मारिया ब्रदर्स वाला क्वेश्चन भी, ये 2 क्वेश्चन तो मस्ट आपके साथ कल अटेम्प्टेड फॉर्म में आने चाहिए, वरना क्लास में आधा पौना घंटा खड़ा होना पड़ेगा, हो सकता है क्लास से बाहर निकाल दूँगा। कोशिश है मेरी कि पेपर इसी अटैम्प्ट में पास हो जाए, वरना बात पता नहीं कहाँ जाती है।